तेरा खत आने से दिल को मेरे आराम क्या होगा, खुदा जाने कि इस आगाज का अंजाम क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। कोरोना और उसकी वजह से हुए लॉकडाउन ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, लेकिन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी शायद शेक्सपियर के पक्के भक्त हैं, इसीलिए वे शो मस्ट गो ऑन पर अमल कर रहे हैं। इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है कि देश में कोरोना के कारण कुछ हजार मौतें हो गईं? किसी को क्या फर्क पड़ता है कि 1.5-2 लाख लोग बीमार पड़ गए? किसी को क्या फर्क पड़ेगा कि लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई और लाखों लोग सड़क पर आ गए? इन छोटी मोटी बातों से अगर सत्ताधीशों के माथे पर बल पड़ने लगे तब तो हो गया शासन। भाई सच तो यह है कि राज करने के लिए इन छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं किया करते, बल्कि देश में अमन चैन और खुशहाली के सपने दिखाने के लिए जश्न मनाने के मौके तलाशे जाते हैं, ताकि हुजूर आला को खुश देखकर जनता भी खुश रहना सीखे। दरअसल भाजपा ने इसी महान उद्देश्य के साथ अपनी सत्ता की 6वीं सालगिरह मनाना तय किया है। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम नहीं होता तो आतिशबाजी के नज़ारे और मिठाइयों के ढेर जनता को दिखाए जाते, लेकिन अभी केवल डिजिटल जश्न से काम चलाना पड़ रहा है। इस लॉकडाउन में लोगों ने बहुत सी पुरानी आदतों को अपना लिया है। टीवी के शो भी 30-32 साल पुराने दिखाए जा रहे हैं, जिसे लोग बड़े शौक से देख रहे हैं। और मौके की नज़ाकत को भांपते हुए मोदी जी ने भी अपने सरकार की सालगिरह पर रेडियो या टेलीविजन की जगह इस बार चिट्ठी पत्री का तरीका आजमाया है और एक खत जनता के नाम लिख भेजा है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल को 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर बीते 1 साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम एक खत लिखा। चिट्ठी की शुरुआत में उन्होंने लिखा है कि कोरोना महामारी के कारण सामान्य परिस्थिति नहीं है और इस वजह से उन्हें देशवासियों के नाम पत्र लिखना पड़ रहा है। उन्होंने लिखा है कि देश पिछले 1 साल में ऐतिहासिक निर्णयों और विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ा है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। देश के सामने चुनौतियां अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं। मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूं। मुझ में कमी हो सकती है, लेकिन देश में कोई कमी नहीं है और इसीलिए मेरा विश्वास स्वयं से ज़्यादा आप पर है, आपकी शक्ति, आपके सामर्थ्य पर है। उन्होंने चिट्ठी में अपनी सरकार के कुछ फैसलों जैसे जम्मू कश्मीर, राम मंदिर, 3 तलाक और नागरिकता संशोधन बिल का जिक्र किया है और साथ ही कोरोना महामारी की तरफ इशारा करते हुए लिखा कि कोई भी मुश्किल परिस्थिति हमारे भविष्य का निर्णय नहीं कर सकती। इस मौके पर मोदी जी अपनी लोकप्रियता साबित करने से भी नहीं चूके और लिखा कि ताली थाली बजाने और दिया जलाने से लेकर भारत की सेनाओं के जरिए कोरोना वॉरियर्स का सम्मान और जनता कर्फ्यू या देशवासी लॉकडाउन के दौरान नियमों का निष्ठा से पालन, हर अवसर पर आपने ये दिखाया कि एक भारत ही श्रेष्ठ भारत की गारंटी है। गौरतलब है कि ये सारे काम मोदी जी के कहने पर देश के बहुत से लोगों ने किए और इस तरह मोदी जी ने उन्हें शुक्रिया अदा कर दिया, ताकि अगली बार फिर वे ऐसे ही किसी स्टंट के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाएं। इन दिनों मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नया राग शुरू किया है। इसे समय की मांग बताते हुए उन्होंने कहा कि यह अभियान हर एक देशवासी के लिए, हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे लघु उद्यमी, हमारे स्टार्टअप्स से जुड़े नौजवान, सभी के लिए नए अवसरों का दौर लेकर आएगा। तो साहब, अच्छे दिन आएंगे से अब हम आत्मनिर्भर बनने के दौर में शिफ्ट हो चुके हैं। अच्छे दिन कैसे आएंगे ये भी जनता को पता नहीं था और अब आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। कहा जाता है कि मोदी जी सपनों के सौदागर हैं। वो इस तरह सौदा करते हैं कि उन्हें हमेशा मुनाफा ही होता है, लेकिन जरा देश की जनता के बारे में सोचकर देखिए, क्या जनता को भी मुनाफा होता है? जी नहीं, देश की जनता तो ठगी जाती है। 6 सालों में न उसे महंगाई से निजात मिली, न हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिली, न भ्रष्टाचार से छुटकारा मिला और न ही सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जमा हुए। उलझन ये है कि जनता ये भी नहीं जानती है कि खुद के ठगे जाने का दर्द किससे बयां करें, कहां जाकर शिकायत करें, क्योंकि जो भी शिकायती आवाज उठाता है तो उसमें देशभक्ति के सबूत ढूंढे जाने लगते हैं। मोदी जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वर्ष 2014 में देश की जनता ने देश की नीति और रीति बदलने के लिए वोट किया था, लेकिन जनता तो ये देख रही है कि पिछले 6 सालों में सिर्फ देश की नीति रीति ही नहीं बदली, बल्कि देश ही बदल गया है, भौगोलिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। अपने खत में पीएम ने अपनी सरकार के उन फैसलों को भी जनता की उपलब्धियां बताया है जिससे जनता के एक बड़े समूह के हित नहीं जुड़े थे, बल्कि कुछ लोगों की भावनात्मक भूख शांत हुई थी। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम राम मंदिर निर्माण की बात हो,
आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो या भारत की कोरोना का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को याद हैं। ये सही बात है कि ये सारे मुद्दे भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का सालों साल हिस्सा रहे हैं और आरएसएस की मंशा भी हिंदुत्व प्रधान देश के निर्माण की रही है। इस नजरिए से देखें तो इसे भाजपा की सफलता ही माना जाएगा। लेकिन इन फैसलों के पीछे जिन लोगों को दर्द भुगतना पड़ा, क्या वे भी इसी देश के नागरिक नहीं हैं? जम्मू कश्मीर महीनों से बंधक की तरह बन गया है। राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया है, लेकिन बाबरी मस्जिद गिराने वाले अब भी सजा से बचे हुए हैं। सीएए के कारण देश कितना अशांत, कितना विचलित रहा। शाहीन बाग जैसे कई धरना स्थल विरोध के नए प्रतीक बन गए। लेकिन क्या उन सबको इतिहास के पन्नों से मिटाना आसान है? वैसे भाजपा के शासन में इतिहास के पन्नों में बहुत सारा फेरबदल हुआ है, इसीलिए मुमकिन है कि आज के दौर की काली यादों को भी इतिहास में दफन कर दिया जाएगा, ताकि उनके हिसाब से मोदी जी का मूल्यांकन कभी नहीं हो। केवल उन्हें विदेशों में वाहवाही और देश में बहुसंख्यकों और धनपतियों को पसंद आने वाले फैसलों के लिए याद किया जाए। खैर, भविष्य किसे किस रूप में याद रखेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन देश का जो वर्तमान है उसे तो जनता देख भी रही है और भुगत भी रही है। साल 2020 दुनिया के लिए किसी भयानक सपने की तरह है। 2019 में भाजपा दोबारा पहले से अधिक बहुमत से सत्ता में क्या आई, उसके तेवर ही बदल गए। 5 साल तक जो भूमिकाएं बांधी गई थी उन्हें व्यवहार में उतारना शुरू हो गया। राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ, कश्मीर का विशेष दर्जा चला गया और वो 2 हिस्सों में बट गया। विपक्ष के और जनता के भारी विरोध के बावजूद सीएए एनआरसी पर सरकार की मनमानी चलती रही। जिन राज्यों में भाजपा सत्ता से बाहर थी वहां उसने अपने पैर जमाने की कोशिशें शुरू की। कर्नाटक में सत्ता हथियाई, महाराष्ट्र में आधी रात को सरकार बनाने की कोशिश की जो चंद घंटों में ही ध्वस्त हो गई। कोरोना के भयावह संकट के बावजूद मध्य प्रदेश में विधायकों की खरीदी चालू रही और आखिरकार भाजपा ने सरकार बना ली। सत्ता के लिए नैतिकता को सरेआम नीलाम करने के बावजूद भाजपा का दावा है कि वो देश से भ्रष्टाचार को मिटा देगी, लेकिन पीएम केयर्स का हिसाब किताब देने की उसकी कोई मंशा नहीं है। न ही उसे कोरोना के कठिन समय में पूंजीवाद का खेल खेलने में कोई हिचक हो रही है। एक ओर आत्मनिर्भर बनने का मंत्र जनता को दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ कामगारों के अधिकारों में कटौती की जा रही है। विकास की आड़ में बड़ी चतुराई से श्रम कानूनों को कमजोर कर उसे उद्योगपतियों के मुनाफे के मुताबिक ढाला जा रहा है। देश में 2 महीनों के लॉकडाउन में 12 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने की आशंका है। उससे पहले जब सब कुछ सामान्य था तब भी बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर थी। जिंदा रहने के लिए रोजगार तो चाहिए ही, लेकिन अब वो नौकरी देने वालों की मनमानी शर्तों पर मिलेगा और इसकी पूरी व्यवस्था मोदी सरकार ने कर दी है। तो मोदी जी के लॉकडाउन के फैसले ने लाखों लोगों से उनका ये सुख चैन भी छीन लिया, उन्हें हाथ पसार कर भोजन लेने पर मजबूर कर दिया। हालांकि सरकार को अब भी लगता है कि कोरोना से निपटने का उनका तरीका जो है बिल्कुल सही है, एकदम सही कदम है। मोदी जी को तो लगता है कि ये लड़ाई लंबी है लेकिन हम विजय पथ पर चल पड़े हैं। पता नहीं उनका विजय पथ कौन से सीमेंट या पत्थर से बना हुआ है जिस पर गरीबों का खून पसीना, उनके पैरों के छाले नजर ही नहीं आ रहे हैं। देश का आम आदमी तो फिलहाल विजय पथ पर नहीं है बल्कि संशय के पथ पर चल रहा है कि न जाने कब कहां से कोई आफत उस पर टूट पड़े। जब इंसान के पास रोजगार, मकान, स्वास्थ्य सुविधाओं का आसरा नहीं रहता है तो दिन ऐसे ही डर डर के गुजारने पड़ते हैं और भ्रष्टाचार करने वाले आराम से रहते हैं। कोरोना संकट में दिन रात सेवा में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मोदी जी ने ताली बजवाई और फूल भी बरसाए, लेकिन इलाज के दौरान सुरक्षा के लिए जरूरी पीपीई किट की कमी से लंबे समय तक डॉक्टर्स, नर्सेज, स्वास्थ्यकर्मी जूझते रहे। कई जगह इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए और अब भाजपा शासित राज्य हिमाचल प्रदेश में पीपीई किट घोटाला सामने आया है, जिसमें एक नाटकीय घटनाक्रम में मंगलवार को अचानक भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल कुछ दिनों पहले एक ऑडियो क्लिप सामने आई थी जिसमें कथित रूप से हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता को 5 लाख रुपए के फाइनेंशियल कंसिडरेशन यानी वित्तीय विचार के बारे में बात करते हुए सुना गया था। ये बातचीत एक व्यापारी के साथ थी जो कि पीपीई किट्स जैसी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जरूरी चीजों की सप्लाई स्वास्थ्य विभाग को करता था। ये ऑडियो क्लिप जब मुख्यमंत्री के पास पहुंची तो विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो ने डॉक्टर गुप्ता को 20 मई को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी से एक दिन पहले बिंदल और डॉक्टर गुप्ता की मुलाकात हुई थी। हेल्थ सर्विस से जुड़े इस भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने मोदी जी को पत्र भी लिखा था कि ये कोई अपराध नहीं बल्कि पाप है और शर्मनाक है। इधर कांग्रेस भी इस घोटाले के खिलाफ आवाज उठा रही थी, हालांकि उसने भी कभी बिंदल का नाम नहीं लिया।
लेकिन फिर भी मंगलवार सुबह तक मोदी सरकार के कार्यकाल की 6वीं वर्षगांठ की तैयारियों में लगे राजीव बिंदल ने अचानक नैतिकता के उच्च आधार का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा पार्टी को सौंप दिया। एक बारगी ये इस्तीफा स्वेच्छा से दिया गया लगता है, लेकिन जानकारों का मानना है कि दिल्ली के दबाव के कारण डॉक्टर राजीव बिंदल को अपना पद छोड़ना पड़ा है। राजीव बिंदल का कहना है कि कुछ तत्व बीजेपी को फंसाने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं और डॉक्टर गुप्ता की गिरफ्तारी के साथ इसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस संगठन के प्रमुख के रूप में उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। अगर बात भाजपा को फंसाने की ही थी तो फिर सीधे मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सही कहा है, सही सवाल उठाया है कि अगर बिंदल ने हेल्थ डिपार्टमेंट की खरीद में कुछ भी नहीं किया है और डॉक्टर गुप्ता की गिरफ्तारी से उनका कोई लेना देना नहीं है तो फिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। क्या इस तरह के नाटकीय घटनाक्रम से ये संकेत नहीं मिलते हैं कि किसी गंभीर मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। इधर भाजपा शासित राज्य गुजरात में भी दोषियों को बचाने का खेल चल रहा है। जरा देखिए इस रिपोर्ट को। गुजरात हाई कोर्ट में कोरोना महामारी और प्रवासियों की समस्याओं से संबंधित जनहित याचिकाओं पर जस्टिस जेबी पर्दीवाला और इलेश जे बोरा की पीठ ने बीते कुछ दिनों में राज्य सरकार को उत्तरदायी ठहराने वाले कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। कोर्ट ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भाजपा सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और अहमदाबाद सिविल अस्पताल को काल कोठरी जैसा कहा था। पीठ ने 11 मई को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि हर दिन सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने बच्चों के साथ राज्य के अलग अलग हिस्सों में देखे जाते हैं, खासकर हाईवे पर। उनकी स्थिति एकदम दयनीय है। आज की तारीख तक वे अमानवीय और भयावह स्थिति में रह रहे हैं। इसके बाद पर्दीवाला और बोरा की पीठ उस समय सुर्खियों में आ गई जब उन्होंने 22 मई को एक निर्देश में कहा कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल काल कोठरी जैसा या इससे भी बदतर है। पीठ ने बीते दिनों कोरोना महामारी को लेकर राज्य सरकार को सही ढंग और जिम्मेदार होकर कार्य करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। साथ ही जजों द्वारा औचक निरीक्षण करने को लेकर अस्पतालों को तैयार रहने को भी कहा था। लेकिन अब इन मामलों की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ की अगुवाई वाली पीठ करेगी, जिसमें जस्टिस जेबी पर्दीवाला बतौर जूनियर जज शामिल होंगे। अचानक इस पीठ में परिवर्तन किए जाने को लेकर विभिन्न वर्गों ने चिंता जाहिर की है कि कहीं ये पिछली पीठ द्वारा दिए गए आदेशों को कमजोर करने के लिए तो नहीं किया गया है। तो इस तरह का बदलाव पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि हाल ही में दिल्ली मामले में पुलिस को फटकार लगाने वाले और कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहने वाले जस्टिस मुरलीधर का तबादला आधी रात को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कर दिया गया था। बहरहाल अब गुजरात हाई कोर्ट में नई पीठ रूपाणी सरकार को क्या निर्देश देती है ये देखना होगा, लेकिन इस समूचे प्रकरण में मास्टर ऑफ रोस्टर पर फिर से बहस छिड़ सकती है, क्योंकि न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। आइए समझते हैं इस पूरे मामले को। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, यानी सीजेआई ही ये तय करते हैं कि कौन सी पीठ किस मामले को सुनेगी। इस सिद्धांत का पालन आमतौर पर न्यायिक अनुशासन और शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए किया जाता है। हालांकि रोस्टर बनाने में पारदर्शिता बरतने की मांग की जाती रही है। इसके पीछे इस बात की चिंता है कि यदि ये काम न्यायसंगत ढंग से नहीं किया जाता है तो मुख्य न्यायाधीश अपनी इस विशेष शक्ति का इस्तेमाल बेंच फिक्सिंग यानी जज के फैसले का अंदाजा लगाते हुए उसे मामले आवंटित करने के लिए कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार देखा गया है कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले उस जज की अगुवाई वाली पीठ के पास नहीं भेजे जाते हैं जिसके फैसले सरकार के खिलाफ जाने की संभावना हो। साल 2018 में वरिष्ठ वकील शांति भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर ये मांग की थी कि बेंच गठित करने की कार्यवाही पारदर्शी और तर्कशील होनी चाहिए ताकि बेंच फिक्सिंग की कोई संभावना उत्पन्न न हो। हालांकि कोर्ट ने पहले के उदाहरणों का हवाला देते हुए इस मांग को खारिज कर दिया था। तो बात निकलती है तो फिर दूर तलक जाती है। आईना की शुरुआत हुई थी मोदी जी के खत से और बात पहुंच गई मास्टर ऑफ रोस्टर तक। वैसे भारत की न्यायपालिका पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई हैं और ये उम्मीदें बरकरार रहेंगी तभी देश में लोकतंत्र बच पाएगा। फिलहाल तो देश का आम आदमी बीमारी, भूख और बेरोजगारी के आगे बेबस हो रहा है और सरकार अपनी सालगिरह मनाने में लगी हुई है। मोदी जी खत लिखकर न जाने देश की जनता को क्या कहना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नया नहीं कहा है जो वो पहले नहीं कह चुके हैं। अभी खत लिखने का मकसद शायद अपनी उस किताब को प्रमोट करना भी हो जो जल्द ही मार्केट में आने वाली है। इस किताब का नाम लेटर्स टू मदर है।
कहा जाता है कि नौजवानी के दिनों में मोदी जी को हर रात देवी माँ को एक पत्र लिखने की आदत थी, जिन्हें वो जगत जननी कहते हैं। हालांकि हर कुछ महीनों के बाद मोदी जी पन्नों को फाड़ देते थे और आग के हवाले कर देते थे, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन एक डायरी के कुछ पन्ने सुरक्षित रह गए, जिन्हें उन्होंने 1986 में लिखा था, 1986 में लिखा था। इन्हीं पन्नों से अब ये किताब बनी है, जिसका शीर्षक नेहरू जी की किताब लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर के किताब से जो हेडिंग है उससे मिलता जुलता है। बहरहाल देश की जनता अपने खत को पढ़ चुकी है, मां को लिखे खत को भी पढ़ लेगी, लेकिन उसके मन में जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो डर है, जो गुस्सा है, उसका जवाब मोदी जी किस खत में देंगे, इसका इंतजार सबको रहेगा। खैर, महान शायर जॉन एलिया ने ठीक ही फरमाया है कि गुस्सा भी है तहजीब ताल्लुक का तलबगार, गुस्सा भी है तहजीब ताल्लुक का तलबगार, हम चुप हैं भरे बैठे हैं गुस्सा न करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।